तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन। और देखिए, आप लोगों को बता दें, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9 और लेसन 10 पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये आपका वीडियो लेक्चर है 7वां। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज आपके जो 4 लेसन बचे हुए हैं ये हम आपको चारों कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जिन लोगों ने लास्ट 3 क्वेश्चन का आंसर सही दिया था तो उन सभी लोगों के नाम ये रहे। सबसे पहले आपका नाम आता है श्रवण कुमार, रश्मि कुशवाहा, फिर आपके हैं राहुल कोष्टा, आकाश मिश्रा, आशीष प्रजापति, अर्थव, संजना यादव, रविंद्र कुमार, धीरेन्द्र कुमार और आज़ाद साहनी। तो देखिए, ये सभी लोगों ने जो आपके लास्ट 3 क्वेश्चन थे उन तीनों का आंसर दिया था। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को बता दें, आपका जो पेपर होगा वो होगा 50 क्वेश्चन का। ठीक, कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का होगा। आपके एक सब्जेक्ट और आपके एक पेपर में 3 सब्जेक्ट जो कि है कवर किए जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस पेपर में कवर किए जाएंगे, लेकिन आपके एक पेपर में 3 सब्जेक्ट आएंगे आपके। ठीक, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, आपके एक सेक्शन में आएंगे 17, दूसरे सेक्शन में 17 और तीसरे सेक्शन में आपके 16। टोटल मतलब आपको 50 क्वेश्चन उन लोगों को देना है। और देखिए, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन के अगर आप 1 से लेके 6 तक लेसन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 1 से लेके 6 तक लेसन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनके MCQ टाइप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप 1 या 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बाकी आप एनर्जी कंजर्वेशन के सारे क्वेश्चन जो कि है वो करके आएंगे। ठीक है, 1 से लेके 6 तक का आपका कितना 90% कोर्स कंप्लीट हो जाता है एनर्जी कंजर्वेशन में। अगर आप 1 से लेके 6 तक लेसन पढ़ लेते हैं तो आपका 90% कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बाई चांस आपसे कभी पूछ लिया जाता है 7, 8, 9, 10 लेसन में से कभी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और आपके जो 7, 8, 9, 10 लेसन हैं इनमें आपसे एकदम बेसिक सी चीज़ पूछी गई हैं कि हम रसोई घर में कैसे ऊर्जा का बचत कर सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर में कैसे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, जो ये एकदम नॉर्मली चीज़ होती है वही आपसे पूछी गई है इन सब चैप्टरों में। तो इन सब चैप्टरों को आप डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप 1 से लेकर 6 तक लेसन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 90% कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन है वो आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, आपका एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के पूरे MCQ टाइप क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे और अब आपकी रिवीजन क्लास कराई जाएंगे। ठीक है, देखिए, हम लोगों को कोर्स भी जल्दी करना है और आपको यहाँ पर फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं केवल वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपको फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए। देखिए, आपका जो पावर प्लांट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आपका आज एनर्जी कंजर्वेशन भी आज जो कि है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसमिशन भी आपका कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक भी। तो आपका लगभग कोर्स समय से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ECBC कब लागू किया गया? ECBC कब लागू किया गया? मई 2003 में, जून 2003 में, मई 2007 में या जून 2007 में? तो देखिए, जो आपका ECBC है, ठीक, ये आपका कब लागू किया गया? ये आपका लागू किया गया कब? मई 2007 में। कितने को? मई 2007 में। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि मई 2017 तक कितने प्रदेशों में ECBC लागू किया गया है? आपका जो मई 2017 है इसमें आपका ECBC कितने प्रदेशों में लागू किया गया है? 7, 8, 9 या 5? तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 9। अब आप में से आधे लोग सोच रहे होंगे कि ECBC ये है क्या, तो देखिए, आपको बता देते हैं। देखिए, जो आपका ECBC है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ECBC आपके 7वें लेसन का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो आपको इसी में शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं? ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। 8वां आपका लेसन है क्या? वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजर्नेशन, वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजर्नेशन। और आपका 9वें लेसन का नाम है आपका जर्नल एनर्जी सेविंग टिप्स। मतलब हम अपने सामान्य जीवन में जो भी एनर्जी सेविंग करते हैं वो आपको नॉर्मल लेसन पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप में से आधे से ज़्यादा लोग नॉर्मल लेसन बिना पढ़े कर देंगे, बिना पढ़े। ठीक, अभी आप आगे देखेंगे 10वां आपका लेसन है क्या? एनर्जी ऑडिट। तो यही आपके सारे लेसन हैं। ठीक, आपका आज जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपके सारे लेसन समाप्त हो जाएंगे। अब ECBC का शुभारंभ किस मंत्री ने किया था? ECBC का फुल फॉर्म ने क्या बताया आपको? अगर आपको आ जाए कि ECBC का फुल फॉर्म क्या होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इसको कहीं पर आप साइड में नोट कर लें। ठीक, तो आपके ECBC का शुभारंभ या उद्घाटन किसने किया था? कौन से मंत्री ने किया था? तो देखिए, आपके ऊर्जा मंत्री ने।
ठीक, ये दोनों आपके एक ही ऑप्शन है, बार बार लिख गए हैं बार बार। ठीक है, चौथा आपका आता है कि ईसीबीसी के सफल अनुपालन से वर्ष 2030 तक कितनी इकाइयों की ऊर्जा बचत हो सकती है। ईसीबीसी के सफल अनुपालन से वर्ष 2030 तक कितनी इकाइयों की ऊर्जा बचत हो सकती है, 200, 400, 800 या 600। तो आपकी 300 इकाइयों की ऊर्जा बचत हम कर सकते हैं 2030 तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ईसीबीसी में वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक कितना तय किया गया है। आपका जो ईसीबीसी में वाणिज्यिक भवन होते हैं उनकी न्यूनतम ऊर्जा के मानक के लिए कितना तय किया गया है ऊर्जा मानक, तो 100 किलोवाट, 120 किलोवाट, 150 किलोवाट या 110 किलोवाट। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 100 किलोवाट। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आपका आ गया है कि ईसीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। आपको फुल फॉर्म जरूर से सबके याद करना है। फुल फॉर्म अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं और जिन मतलब आपके जो भी टॉपिक में सन आई है तो आपको सन याद करना है। तो सन आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अब आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्रदेश में ईसीबीसी को लागू नहीं किया गया। आपका निम्न में से किस प्रदेश में ईसीबीसी को लागू नहीं किया गया, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या सभी। तो आपका जो गुजरात है यहाँ पर आपकी ईसीबीसी जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में कौन सा घटक नहीं है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में कौन सा घटक नहीं है, लाइटिंग प्रणाली, जल ताप प्रणाली, ठीक, आपका एसी प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपके एनर्जी कंजर्वेशन के 6वें वीडियो लेक्चर में आपके जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक, तो उनके जवाब हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, और मतलब आपके लास्ट जो 3 क्वेश्चन थे उनके जवाब क्या हैं वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आपको वीडियो ज़रूर से देखना है। ठीक है, पूरी। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि साधारण 100 वाट के बल्ब के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का प्रयोग करके कितना ऊर्जा बचा सकते हैं हम। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिली जानने को, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करके हम कितनी ऊर्जा बचा सकते हैं 100 किलोवाट के बल्ब के स्थान पर, 25 से 30%, 75 से 80% या आपका 80 से 85%। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 75 से 80% हम ऊर्जा जो की है वो बचा सकते हैं CFL का इस्तेमाल करके 100 किलोवाट के बल्ब के स्थान पर। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक टीवी को स्टैंड बाइज मोड में रखने पर एक वर्ष में कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है। एक टीवी को स्टैंड बाइज मोड पर रखने पर आपकी एक वर्ष में कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है, 10, 40, 50 या 70। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 70। देखिए जिस प्रकार से आप लोगों के नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, उसी तरह से आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी पढ़ाए जा रहे हैं सारे टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि किसी भी लेसन के आपको MCQ पढ़ा दें मिक्स करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। आपको सारे जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन हैं वो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पर आपको ऐसी बहुत ही वीडियो मिल जाएंगी जिनमें बताया ही नहीं है आपको कि कौन सा लेसन आपका चल रहा है, बस शुरू कर दी है। तो अगर आप ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन के MCQ टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे आपके हज़ारों क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपको सारे टॉपिक वाइज MCQ टाइप क्वेश्चन याद करना है और उन्हीं में से जो कि है वो आपके आएंगे। तो इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, आपको आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है और यहाँ से हमारा कौन सा 8वां लेसन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 8वां लेसन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, जिसका नाम है क्या, बेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अपशिष्ट ऊष्मा की प्राप्ति का स्रोत क्या है। आपकी जो अपशिष्ट ऊष्मा होती है उसकी वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है, कूड़ा करकट से प्राप्त होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमें अपशिष्ट ऊर्जा होती है हमारी वो हमको क्या, कूड़ा कचरा से प्राप्त होती है। ठीक है, 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता स्रोत है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, पवन, जल, कूड़ा कचरा या डीजल। तो आपका जो विद्युत उत्पादन का सबसे सस्ता स्रोत है वो क्या है, कूड़ा कचरा। क्योंकि कूड़ा कचरा जो कि है वो हमको जगह जगह कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन डीजल, पवन और जल मतलब हमको सस्ते इतने नहीं हैं कूड़ा करकट के मुकाबले। ठीक है, 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सह उत्पादन के अंतर्गत कौन सी प्रणाली नहीं आती है। सह उत्पादन के अंतर्गत कौन सी प्रणाली नहीं आती है। ठीक है, नहीं आती है, इसको याद रखिएगा। स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, वाष्प टरबाइन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं।
आपकी जो गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, वाष्प टरबाइन है, ये सभी आपकी सह उत्पादन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, नहीं आती हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आपकी जो गैस टरबाइन होती है उसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है किसमें? लोकोमोटिव में, हवाई जहाज में, ऑटोमोबाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो गैस टरबाइन का व्यापक प्रयोग है, व्यापक रूप से प्रयोग है, वो हवाई जहाज़ों में आपकी किया जाता है, ठीक है। 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती है? जो आपकी हीट को रिकवरी करती है वो आपकी यूनिट कितने प्रकार की होती है? 5, 7, 8 या 10। तो आपका जो आपकी हीट रिकवरी यूनिट होती है वो आपकी 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कचड़े के सीधे दहन से कौन सी गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है? मतलब कि हम कचड़े को जब जलाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है? CO2, H2, N2 या O2? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? जो CO2 होती है, CO2 गैस हमको कब निकलती है? जब हम कचड़े को जलाते हैं। इसके बाद हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कचड़े से ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया में ज़्यादातर कचरे के सीधे दहन द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब कि कचरे से ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया में ज़्यादातर हमें कचरे से सीधे दहन करने पर कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, या आपका दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा है ये दोनों हमको प्राप्त होती है कचरे को सीधा दहन करने पर, ठीक है। 18वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 18वें नंबर में आपसे पूछा है कि कचड़े से सीधा दहन से उत्पन्न CO2 गैस से खतरा पैदा होता है। मतलब कि आपको जो हम कचड़े को जब हम जलाते हैं या दहन करते हैं तो उससे उत्पन्न कौन सी गैस होती है? CO2 गैस हमारी जो कि है वो निकलती है। और उस CO2 से हमें क्या क्या खतरे होते हैं, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग का, जल स्तर का, या पेड़ पौधों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो CO2 से सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग का। 19वें नंबर में आपसे पूछा है कि किस तकनीकी द्वारा कचरे को उपचारित करके दहनशील गैस, हाइड्रोजन तथा सिंथेटिक ईंधन उत्पन्न किया जाता है, ठीक। आपका ये है आपका ऑप्शन, ऊष्मीय तकनीकी द्वारा, गैर ऊष्मीय तकनीकी द्वारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो किस तकनीकी द्वारा? ऊष्मा तकनीकी द्वारा आपके कचरे को उपचारित करके दहन गैस, दहनशील गैस और हाइड्रोजन और जो कि है उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो कहा आपका ऊष्मीय तकनीकी द्वारा जो कि हम वो इसको उत्पन्न करते हैं। 20वें नंबर में आपका नोट आता है, इसको आप कहीं पर नोट कर ले कि गैस टरबाइन की सीमा कुछ मेगावाट से 100 मेगावाट के बीच भिन्न होती है, ठीक। आपकी जो गैस टरबाइन की सीमा होती है वो आपकी कुछ मेगावाट से 100 मेगावाट तक के बीच होती है, ठीक है। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। अब देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो कि है 9वां लेसन स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। मतलब कि जो हम आम जीवन में अपनी एनर्जी को सेविंग करते हैं वो उन चीज़ों के बारे में चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए आपका जो 7वां लेसन था, ठीक, उसमें आपकी ECBC में कैसे हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। आपका 8वां लेसन था, उसमें हमको बताया कि कूड़े करकट को जलाकर हम क्या कर सकते हैं, ठीक, एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं। कूड़े करकट को जलाने पर गैस कौन सी उत्पन्न होती है। और इसके बाद आता है अब आपका कि जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, मतलब हम सामान्य जीवन में अपनी ऊर्जा को बचत कैसे कर सकते हैं। 9वें लेसन में हम ये पढ़ेंगे ऊर्जा बचत के लिए किस बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। मतलब हमको एनर्जी सेविंग करने के लिए किस बल्ब का जो कि है वो उपयोग करना चाहिए। निम्न में से हैलोजन ट्यूब का, LED बल्ब का, टंगस्टन बल्ब का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो LED बल्ब होता है तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही कम बिजली खाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऊर्जा की बचत करते हैं LED बल्ब को लगाकर या उपयोग कर। एयर कंडीशनर को किस तापमान पर रखने से ऊर्जा की बचत होती है। जो आपका AC होती है एयर कंडीशनर, इसको हम कितने सामान्य तापमान पर रखें जिससे हमारी ऊर्जा की बचत हो। तो आपके ऑप्शन है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री, आपका 32 से 33 और 33 से आपका 35। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 24 से अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर आपकी AC को रखते हैं, ठीक, तो जो कि हमारी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं हम। 23वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में ऊर्जा संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है। आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें हम ऊर्जा संरक्षण या फिर ऊर्जा सेविंग, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। मॉनिटर की चमक कम करके, कंप्यूटर मॉनिटर को निष्क्रिय मोड पर डाल के, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोनों, ठीक, कंप्यूटर आपके मॉनिटर की चमक या ब्राइटनेस को कम करके भी हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं और कंप्यूटर मॉनिटर को निष्क्रिय मोड पर डालकर भी हम एनर्जी को सेविंग कर सकते हैं।
ठीक। 24 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कलर टेलीविज़न में ऊर्जा संरक्षण किया जाता है। कलर टेलीविज़न में आपकी जो टीवी होती है उसमें हम ऊर्जा को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको एकदम सामान्य भाषा में समझाया जाता है ताकि आपको समझ में आ सके। अगर हम आपको टेक्निकल भाषा में समझाएंगे तो आपको इतना समझ में जो कि है वो नहीं आएगा, इसलिए हम आपको एकदम सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ये नंबर आपका ऑप्शन है, टीवी की आवाज़ कम करके, टीवी की स्क्रीन की चमक को या ब्राइटनेस को कम करके, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा रेटिंग टीवी खरीदने से, या ये सभी। मतलब कि इसका तीसरे ऑप्शन का मतलब क्या है कि BEE में हमारी कौन सी उपकरण आते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, और जिनकी रेटिंग जितनी अच्छी होगी वो ऊर्जा आपकी जो एनर्जी कंजर्वेशन उतना ही अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आपका इसके ये सभी आंसर आएगा, ठीक। देखिए, वीडियो में आपको जितने भी पॉइंट बताए जाते हैं तो आप उन सभी को नोट करें, और हमारी अगर आप बात मानें तो आपको जितने MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आप उन सभी को नोट करें। आप केवल 1 से 2 बार रिवीजन कर लें, बस आपको इतने में से ही आएगा। आपके जो पेपर आएंगे वो इसके अंदर ही आएंगे आपके, ठीक है। देखिए, अभी तक आप लगभग 6 वीडियो लेक्चर में 350 से 450 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितने? 350 से आप 450 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत होते हैं, ठीक। 350 से 450 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका पेपर इसके बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रसोई घरों में ऊर्जा संरक्षण कैसे करते, ठीक। हम जो रसोई घर होते हैं हमारे किचन वगैरह, उसमें हम ऊर्जा को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करके, क्योंकि प्रेशर कुकर में कम गैस लगती है और आपकी खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। बी आपका ऑप्शन है कि दाल चावल सोयाबीन की बड़ी को पकाने से पहले पानी से अच्छी तरह से धो लें, ठीक। दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो दोनों आएगा तो आपको इन दोनों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, किसमें? रसोई घर में, ठीक है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वाहनों में ऊर्जा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं उनमें हम ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। समय पर सर्विस करके, अगर 2 मिनट से ज़्यादा हम कहीं पर खड़े हैं तो इंजन को हम बंद कर लें, ठीक। दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए आपका इसका ऑप्शन में सही आंसर क्या आएगा, आपका सही आंसर आएगा दोनों। हम इंजन को अगर 2 मिनट से कहीं पर भी ज़्यादा खड़े होते हैं तो हम इंजन को बंद कर लें, आपकी जो बाइक है उसको हम ऑफ़ कर दें, जिससे हम एनर्जी को कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। और समय पर सर्विस कराते रहें आप अपनी बाइक की या गाड़ी की, ठीक है। 27वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण कैसे करें। प्रकाश व्यवस्था में आपकी जो ऊर्जा को संरक्षण हम कैसे करें, फालतू जल रहे बल्बों को बंद करके, फालतू जो हमारे बल्ब जल रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं है तो उन बल्बों को हम बंद कर दें, ठीक है। CFL का प्रयोग करके, LED का प्रयोग करके, आपकी CFL और अगर हो सके तो LED का प्रयोग करके, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब कि जो दिन के समय है तो हम फालतू के बल्ब ना जलाएं, आपकी प्रकाश की ऐसी व्यवस्था करें कि जो आपके घर में है, ठीक, प्रकाश भी अच्छे से आ सके दिन में, ठीक। तो या आपका हॉल, तो हम प्रकाश में आपकी प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं इन सभी नियमों का पालन करके, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपकी AC में ऊर्जा की बचत कैसे करें। आपकी जो एयर कंडीशनर होता है उसमें हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। AC को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर रखकर कमरा ठंडा होने के बाद फ़ैन का उपयोग करें, और जब कमरे में कोई ना हो तो AC को बंद रखें, ठीक, या ऑल। तो आपका इन सभी आपका ये आंसर आएगा। देखिए, आपका वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई ऑप्शन आए, आपका इनमें से एक ऑप्शन दे सकता है कोई भी, ठीक, और बाकी की दूसरे ऑप्शन दे देगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि प्रकाश और AC में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हैं, ठीक। ये एकदम सामान्य सी चीज़ें हैं ये सभी आपकी। इसके बाद आता है हमारा 29वें नंबर का क्वेश्चन कि वाटर हीटर में ऊर्जा संरक्षण कैसे करें। जो आपका वाटर हीटर होता है उसमें हम अपनी ऊर्जा को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक। आपका ये ऑप्शन है, थर्मोस्टेट को न्यूनतम करके, कुचालक टैंकों का प्रयोग करके, टाइमर का प्रयोग करके, मतलब एक निश्चित टाइम अपने आप वाटर हीटर में फिक्स करें, ठीक, या ये सभी। तो आपका ये सभी इनका सही आंसर आएगा, ठीक है। 30वें नंबर से आपका होता है लेसन 10 स्टार्ट, ठीक। इतनी जल्दी देखिए आपका 10 लेसन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए 10वें लेसन में आपके 30वां क्वेश्चन में आपका है जो उसमें पूछा गया है कि लघु ऑडिट को किस नाम से जाना जाता है। जो आपकी लघु ऑडिट होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, सामान्य ऑडिट, स्थल ऊर्जा ऑडिट, पूर्ण स्थल ऑडिट, या ये सभी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये सभी। 31वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि विस्तृत ऊर्जा अंकेक्षण, ठीक, विस्तृत ऊर्जा अंकेक्षण कितने चरणों में किया जाता है, 2, 3, 4 या 5। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 3। देखिए आप लोगों में से जिनको भी एनर्जी आपके कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपको
क्वेश्चन बैंक डाले दे रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर आज हम आपको क्वेश्चन बैंक डाल देंगे कम्युनिकेशन की, ठीक। आप वहाँ से आपको डाउनलोड कर लें और कम्युनिकेशन को पढ़ें। आपके देखिए इस बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सिनोनियम एंटोनियम है ये आपको सारे याद करना ही पड़ेंगे, ठीक। आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि ठीक आपसे कोई भी एक सिनोनियम पूछ ले और आपके 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से पूछे कि आपका इसका सही आंसर क्या है। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन स्किल की भी तैयारी कर सकते हैं। आज हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल की क्वेश्चन बैंक आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। 32वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं कि मशीन की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता किसे कहा जाता है। जो मशीन की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता होती है वो किसे कहा जाता है। उपयोगी ऊर्जा निर्गत को, निवेश ऊर्जा को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो मशीन की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता है वो इन दोनों को कहा जाता है। 33वें नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं कि ऊर्जा अंकेक्षण। ऊर्जा अंकेक्षण के अंतर्गत आते हैं ऊर्जा प्रबल की जांच, सर्वेक्षण, विश्लेषण या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, ये सभी आपके आते हैं ऊर्जा अंकेक्षण के अंतर्गत। 34 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विस्तृत ऑडिट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विस्तृत ऑडिट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए विस्तृत ऑडिट को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है व्यापक ऑडिट, लघु ऑडिट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, व्यापक ऑडिट, ठीक है। 35वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा अंकेक्षण के अध्ययन में निम्न में से कौन सी बातें आती हैं। ऊर्जा खपत का अंकेक्षण का आपके या फिर कार्य क्षेत्र की सामान्य जांच, ऊर्जा का क्या मूल्यांकन एवं विश्लेषण या ये सभी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये सभी। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको नोट करने के लिए है कि ऊर्जा लेख परीक्षा जो ऊर्जा का उपयोग कैसे, कहाँ और किस तरह से परिवर्तित होगा। आपकी जो ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ पर करें, कैसे करें और ऊर्जा किस तरह से परिवर्तित होगी, ठीक। यह ऊर्जा उपयोग घटना के अवसर प्रदान करती हैं, ठीक। आपकी ऊर्जा लेख परीक्षा क्या होती है, यही होती है आपकी ऊर्जा लेख परीक्षा, ठीक है। आपका 37 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत प्रचालन जैसे वोल्टेज, विद्युत धारा, शक्ति गुणांक आदि को मापने के लिए कौन से यंत्र का हम उपयोग करते हैं। एक बार आप फिर से पढ़ें कि वोल्टेज, विद्युत धारा और शक्ति गुणांक को मापने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं। अब आपके डायरेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट जो कि है वो आंसर को याद करें, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो हम देखिए वोल्टेज, विद्युत धारा और शक्ति को मापने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, ऊर्जा विश्लेषण, पावर एनालिसिस का जो कि हम उपयोग करते हैं आपके वोल्टेज, विद्युत धारा और शक्ति गुणांक। देखिए आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे हो, जैसे कि यही क्वेश्चन है तो आप इसको केवल 10 बार पढ़ें, ध्यान से एक बार 10 बार पढ़ें। आप इस क्वेश्चन को बार बार 10 बार पढ़ ले, केवल आपको ये क्वेश्चन रट जाएगा, ठीक है, रट जाएगा आपको ये क्वेश्चन, इस चीज़ की हम गारंटी दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कि इसकी मेमोरी कितनी होती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका पावर एनालिसिस होती है इसकी मेमोरी कितनी होती है, तो आपकी इसकी मेमोरी होती है 2 GB। कितनी, 2 GB। 38 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि पानी तथा अन्य तरल के प्रवाह को मापने के लिए किसका यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पानी और अन्य तरल क्या प्रवाह को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का। किसका, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का। अब जैसे कि आपको ये याद नहीं होता है तो आप इसको 10 बार पढ़ ले, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नलिका के अंदर वायु का वेग मापने के लिए किसका यूज करते हैं। मतलब कि जो नलिका होती है आपकी उसके अंदर वायु का मेप मापने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, तो उस उपकरण का नाम है क्या, पेट्रोल ट्यूब। क्या है, पेट्रोल ट्यूब, ठीक है। 40वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि वायु का वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो हम वायु का वेग मापने के लिए ये सभी आपके उपकरण किस में हम पढ़ रहे हैं, 10वें लेसन में पढ़ रहे हैं, एनर्जी ऑडिट में। एनर्जी ऑडिट आपका जो 10th लेसन है आपका एनर्जी कंजर्वेशन का लास्ट चैप्टर, उसके अंतर्गत हम ये सभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वायु का वेग किस उपकरण से मापते हैं, एमएनोमीटर से। किससे, एमएनोमीटर से। तो आपका आंसर क्या है, एमएनोमीटर। आपके ऑप्शन 3 और लिखे होंगे, ठीक, लेकिन हम आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। 41 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भट्टी को गर्म सतहों के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। जो भट्टी की गर्म सतह होती है उसके तापमान को मापने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं,
इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फायराइड का उपयोग किस में करते हैं, फायराइड का उपयोग किस में करते हैं, O2 के मापने के लिए, CO2 को मापने के लिए, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो थायराइड होती है, ठीक, थायराइड का मापने के लिए हम किसका, दोनों का उपयोग करते हैं, O2 के मापने के लिए भी और CO2 को मापने के लिए भी। इसके बाद आता है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन कि पवन कितनी प्रकार की होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पवन कितने प्रकार की होती है तो देखिए आपके ऑप्शन आते हैं 1, 2, 4 या 5। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 2। आपकी पवन 2 प्रकार की होती है। आपकी पहली होती है प्लेनेटरी पवन और स्थानीय पवन, ठीक है, लोकल पवन और प्लेनेटरी पवन। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब कितनी लंबी होती है। ये आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने इसकी पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपसे पूछा था कि 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब कितनी लंबी होती है। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात की सीमा होती है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात की सीमा होती है 10 से 20, ठीक, 10:1 से 15:1, 14:1 से 25:1, 5:1 से 10:1 या 1:2 से 3:1। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, आपका 14:1 से 25:1 आपकी डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात की सीमा होती है। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लोड की विशेषताएं जो डीजी सेट के कुशल उपयोग को प्रभावित करती हैं। लोड की विशेषताएं जो आपकी डीजल सेट को प्रभावित करती हैं। पावर फैक्टर, आपका अनबैलेंस लॉस, या आपका ट्रांसेंट लॉट, या आपका सभी। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, अनबैलेंस लॉस, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोयले एक कैसी ऊर्जा है। कोयला जो कि है आपकी कैसी ऊर्जा है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक। देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, ठीक, और अभी भी आपको बता देते हैं कि वाणिज्यिक ऊर्जा, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। आपको इन ऊर्जा के अंतर्गत जितने भी आपके कोयले, ठीक, जो भी आते हैं आपको डिटेल से पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो लेक्चर फर्स्ट में और सेकंड में आपको पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो लेकिन आपको इन चारों टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। यहाँ से आपके 1 से 2 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके 1 से 2 MCQ टाइप क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाएंगे 100%। तो आपको इन चारों को अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आती है अब आप लोगों की बारी 48, 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए 48 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना कब शुरू हुई थी। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना कब शुरू हुई थी। 1981 से 1982, 1983 से 1984, 1982 से 83 या 1984 से 85। तो आपको लोगों को इसका जवाब देना है। और इसके बाद आता है आपका कि बायोमास स्रोत से कुल उत्पादित बिजली की मात्रा है। बायोमास स्रोत से कुल बिजली की मात्रा कितनी है, 14,500 मेगावाट, ठीक, 16,500, 19,500 या आपका 18,500। तो आपको इसका भी जवाब देना है। और 50वें नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। ये इनमें से आपको एक क्वेश्चन जो कि है ये तीसरा वाला, ठीक, आपको इनमें से एक आध दो क्वेश्चन जो कि है वो सर्च करना पड़ेंगे, ठीक। इसलिए हमने आपको देते हैं ताकि आप सर्च करें तो उसके जरिए आप और क्वेश्चन भी देख सकें, ठीक है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, 1877 में, 1899 में, 1977 या 1999। तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग जरूर से दें। और जो भी तीनों क्वेश्चन का जवाब देगा उन टॉप 10 लोगों के नाम अगले वीडियो लेक्चर में बोले जाएंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए थे और आपके लास्ट 3 क्वेश्चन के सही आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए आपका यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में एनर्जी कंजर्वेशन के 6वें वीडियो लेक्चर में आपके 48 नंबर के क्वेश्चन का आंसर था कि नियोन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपकी नियोन गैस में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम और आपकी नियोन और प्लस हीलियम, तो दोनों गैस आपकी इसमें भरी जाती हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपके लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 28 से 30%। इसके बाद आता है 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब कितनी लंबी होती है, तो ये आपने आपको अभी पढ़ा दिया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग ये जो आपका 24 नंबर का क्वेश्चन था, तो 24 नंबर के क्वेश्चन में आपका गलती से ऑप्शन ए लगा दिया था हम लोगों ने। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी
45 से 50 मीटर टन प्रति घंटा। आपका जो लेम माउंट बॉयलर में कितने दर से अतितप्त या एक्स्ट्रा हीट, ठीक, सुपर हीट स्टीम भाप उपजाई जाती है 40 से 45%, ठीक है, मीटर टन प्रति घंटा। ये आपका गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में आपने लेसन 7 कवर किया, ठीक, लेसन 7 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा लेसन 8 भी कंप्लीट हो चुका है, लेसन 9 भी कंप्लीट हो चुका है और लेसन 10 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो आपने अब एनर्जी कंजर्वेशन का 100% कोर्स जो कि है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और आपका जो 90% आपके क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो आएंगे आपके 1 से लेके 6 तक। जितने भी वीडियो लेक्चर हमने आपको 1 से लेके 6 तक पढ़ाए हैं उन सभी में से आपके 90% जो कि है वो क्वेश्चन आएंगे और आपके एक सब्जेक्ट के 16 से 17 क्वेश्चन जो कि है वो दिए जाएंगे, ठीक। तो अब आज आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका पावर प्लांट भी कंप्लीट हो चुका है। 1 या 2 दिन में आपका एनर्जी कंजर्वेशन, आपका ट्रांसमिशन और आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ये 2 सब्जेक्ट भी आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप लोग जो परेशान हो रहे थे लोग बाग, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो कि है रिवीजन क्लास स्टार्ट होंगी। तो अब आप लोग रिवीजन क्लास बिल्कुल भी स्किप ना करें। रिवीजन क्लास आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट करें, ठीक। उसमें हम आपको जितने भी एमसीक्यू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो पढ़ाएंगे और उसके पहले आपको उस लेसन के बारे में समझाएंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे। तो ये तो हमने कोर्स कंप्लीट करा दिया। अब आपको जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनकी बारी आती है, ठीक। तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे जिसमें हम आपको सबसे पहले उस लेसन के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको उस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आपके एक वीडियो लेक्चर जो कि है वो 1-1.5 घंटे का होगा और इस वीडियो लेक्चर में आपको 100 से 150 या 200 जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए जितने भी लोगों को लगता है कि टेक्निकल भाषा में समझाना चाहिए तो वो कमेंट करके ज़रूर से बताएं आप लोग, और ये भी बताएं कि भाषा सही है या नहीं, आपको सामान्य भाषा में ही समझ में आता है या आपको टेक्निकल भाषा में भी समझाएं, ठीक। तो कमेंट करके आप लोग अपने ज़रूर बताया करो। देखिए अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 50 क्वेश्चन में एक आध गलत जो कि है वो क्वेश्चन हो ही जाता है, ठीक। जल्दबाजी में हम भी क्वेश्चन जो कि है कुछ गलत बोल जाते हैं, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लें। और जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँ, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँ ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आप लोगों को बता सकें, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।